नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। कोरोना से लड़ने की अनिवार्य शर्त है कि दूरी लोगों से बनाकर रखी जाए। इसमें शादी ब्याह जैसे मौके पर 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के 2 मैदानों में 10,000 के करीब मजदूर इकट्ठा हो गए और इस भीड़ में सामाजिक दूरी का सिद्धांत हवा हो गया। लेकिन हवा में यह सवाल और तीखा हो गया कि ऐसे कैसे लड़ेंगे हम कोरोना से। कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 महीने से लोगों की जुबान पर बैठे ये लफ्ज इस भीड़ को देखकर न जाने कहां खो गए। जहां धारा 144 लागू हो, जहां अंतिम संस्कार में 20 और शादी में 50 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने की मनाही हो, ऐसे में गाजियाबाद के रामलीला मैदान में मेला ही लग गया। मजदूरों को खबर मिली थी कि उत्तर प्रदेश सरकार बॉर्डर तक पहुंच चुके हर मजदूर को उसके घर भेजने का इंतजाम करवाएगी। फिर क्या था, कोई ट्रक से तो कोई पैदल पहुंच गया गाजियाबाद। रामलीला मैदान में मजदूरों का जमावड़ा हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के घंटाघर पर और मेरे पीछे आप देखेंगे किस तरीके से हजारों मजदूरों की जो भीड़ है वो यहाँ इस वक्त इकट्ठा हो चुकी है, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने घर जाना चाहते हैं। ये लोग दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए वो यहाँ पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों के पहुंचने की खबर से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की बात तो एक तरफ, इतने सारे मजदूरों के खाने पीने, उनकी जांच करवाने की चुनौती कुछ कम नहीं थी। किसी भी तरह की ऐसी कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। शुरुआती टाइम में यहाँ पर जो थोड़ा भीड़ अप्रत्याशित सी लगने लगी थी, उसको तुरंत यहाँ पर जिला पुलिस और प्रशासन ने उसको कंट्रोल किया और पूरी विधिवत ढंग से, सुरक्षित ढंग से और वैधानिक ढंग से सबको यहाँ से ले जाएगा। गाजियाबाद में मजदूरों के जमावड़े की खबर आईजी मेरठ जोन को भी लगी तो वो भी मौके पर पहुंच गए। दावा किया गया कि मजदूरों के खाने पीने का बंदोबस्त अच्छी तरह से किया गया है। सबकी जांच करवाई गई। ट्रेनों से उन्हें गाजियाबाद से बिहार और यूपी के लिए रवाना किया गया। देखिए, यहाँ पर जिला प्रशासन ने, पुलिस ने जो इंतजाम किए हैं, ये एक नोटिफाइड एरिया है जो कि रेलवे के लोगों को जब जाते हैं तो वहाँ पर उसकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं वो की जाती हैं। इसमें पूरी सावधानी से चीज़ें की गई हैं, परंतु एक चैलेंजिंग टास्क है और इसको बखूबी उसको पूरी तरीके से किया जा रहा है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट की आवश्यक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरी तरह से इसमें किया जा रहा है। प्रशासन चाहे जितने भी दावे कर ले, सच तो यही है कि मजदूरों के इस जमावड़े में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। रामलीला मैदान घंटाघर पर लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते नजर आए। रजिस्ट्रेशन के लिए मारामारी की स्थिति आ गई। 8 दिन से धक्का कर रहा है, हमें निवेदन है कि हम लोग घर भेजवा दीजिए। हम लोग और कुछ नहीं चाहते। उधर से उधर पुलिस भी डंडा मारती है, कहीं रोड पे भी बैठने नहीं देती है। बहुत नहीं आ रहा, 3 दिन से ऐसी ट्रेन का नंबर नहीं आ रहा है। कह रहे 50 बस दे रहे, बस कहाँ जा रही है? सुबह से लाइन में लगे, पास अभी तक नहीं बना। फिर बाद में वही बात होगा, फिर लाइन में लगना पड़ेगा। जब तक मेरे को बैठाना थे बस में तब तक यही रहिएगा। मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन के लिए गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में रोका गया था। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं।
एडीएम प्रशासन और मैजिस्ट्रेट के सामने ही लोगों की लाइनें टूट गईं, भीड़ का रेला एक दूसरे पर चढ़ता नजर आने लगा। जो भी मजदूर यहाँ पे हैं, यूपी के अंदर के हों या यूपी के बाहर के हों, बिहार के मेनली बिहार के लिए 3 ट्रेन आज जा रही है, मुजफ्फरपुर, पटना, रक्सौल। हर ट्रेन में 1200 लोग जाएंगे। 3600 मजदूर आज यहाँ भेजे जाएंगे बिहार के लिए, और यूपी के अंदर के लिए गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़ 3 ट्रेन वहाँ भी जा रही है। तो सर जैसे पालन पहले हो रहा था, सुबह भीड़ कम थी तो सब लाइन में लगे थे, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण हर लेबर परेशान है, हर मजदूर परेशान है कि पहले हम चले जाएं। कड़ी धूप में मजदूरों का हाल बेहाल हो रहा था। उन्हें अपने घर जाने की जल्दी थी, लिहाजा उनका सब्र टूट गया। पुलिस को उन पर लाठियां भी फटकारनी पड़ी। प्रशासन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में जुटा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, उसकी कीमत कहीं गाजियाबाद के निवासियों को ना चुकानी पड़े। तो जितनी भी ये बसें आप चारों तरफ देख रहे हैं, उन बसों में भर के सबको स्टेशन ले जाने की कार्रवाई हो रही है। एक बस में 70 व्यक्ति एक बार में सवार किए जा रहे हैं और किसी भी तरीके से व्यवस्था बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। लॉकडाउन 4 के पहले दिन अगर ऐसी परिस्थिति दिख रही है जहां पर आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी है, उसके बावजूद लोग चाहते हैं कि अपने अपने गांव की तरफ निकल जाएं, तो ये उनके मन का द्वंद्व भी साफ साफ दिखाता है। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, गाजियाबाद, आज तक। मजदूर किसी भी कीमत पर अपने घर जाना चाहते हैं। रेल मंत्रालय का कहना है कि इसके लिए वो ट्रेन पर ट्रेन चलाने को तैयार है, लेकिन क्या करें, राज्य सरकारें मान ही नहीं रही हैं। तो ऐसे में हम आपको दिखाते हैं कि रेल मंत्रालय के आरोप और राज्य सरकारों के जवाब के बीच क्या कहीं मजदूरों की घर वापसी के लिए चलने वाली ट्रेनों पर राजनीति हो रही है। दो नहीं तो ट्रेन दो, हमको भेजो। नौकरी करते थे होटल में, 2 महीना से बैठे हुए हैं, 2 महीना से मालिक छुट्टी कर दिया। और वहाँ 1.5-2 महीने से बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं हुआ। जो मालिक का काम करते तो वो भी खाना पानी तो नहीं दिया। से, गाजियाबाद से, नोएडा से, मुंबई से, सूरत से, बेंगलुरु से, देश के न जाने कितने बड़े बड़े और औद्योगिक शहरों से हजारों की तादाद में मजदूर गांव जाने के लिए मचल रहे हैं। इसके लिए 1 मई को ट्रेन चली तो इनकी उम्मीदों को नए पंख लगे, लेकिन जितनी ट्रेनें चली हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। मजदूरों की घर वापसी के लिए जितनी ट्रेनें चली, उससे ज्यादा और तेज रफ्तार में राजनीति दौड़ने लगी। रेल मंत्रालय का सीधा आरोप है कि उसने राज्यों से बार बार ट्रेनों की डिमांड के बारे में पूछा, लेकिन राज्य सरकारों ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। रेल की सुविधा हम 3 घंटे में उपलब्ध करा देंगे। कोई भी रेलवे स्टेशन, 8000 स्टेशन है देश में, जो स्टेशन से लोग कहें, राज्य सरकार कहे, उस स्टेशन से रेलवे ट्रेन की सुविधा उपलब्ध करने को तैयार है, जिस डेस्टिनेशन के लिए उनको परमिशन मिल जाए। केंद्र का आरोप है कि विपक्षी दलों से शासित राज्यों ने खास दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। इस पर पहले आप राज्यों की मांग देख लीजिए। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 550 से ज्यादा ट्रेनें चल चुकी हैं। बिहार में 26 मई तक 505 ट्रेनें वहां आ जाएंगी। झारखंड ने 76 और ट्रेनों की मांग की है, जबकि 64 ट्रेनें चल रही हैं। जबकि राज्य सरकार ने केंद्र से अंडमान निकोबार से अपने लोगों को बुलाने के लिए प्लेन की भी मांग की है। राजस्थान में अब तक 8 ट्रेनें मांगी जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश ने 100 ट्रेनों की मांग की थी, जिनमें 85 ट्रेनों से 1,07,000 मजदूर वापस आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने रेलवे से 43 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें मांगी, जिसमें 16 ट्रेनों के जरिए करीब 30,000 श्रमिक छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। पश्चिम बंगाल का कहना है कि 105 ट्रेनें वो मांग चुके हैं और अभी 120 और ट्रेनों की अर्जी लगाई है। केंद्र के आरोपों के पलट राज्य सरकारों की अपनी सफाई और आरोप हैं। हमने शुरू किया है श्रमिक एक्सप्रेस बस सेवा शुरू की है राजस्थान में। हम चाहेंगे राजस्थान में जो भी बाहर जाना चाहेगा, अगर ट्रेन की सवारी पूरी नहीं होगी तो हम लोग श्रमिक एक्सप्रेस बस से उनको भेजेंगे। कुछ ही नहीं, हम चाहते हैं
अन्य राज्यों से करें भी राजस्थान में आने वाले लोगों को ट्रेन से या बस से भेजना शुरू कर, ये बातचीत चल रही है। দুই হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও যারা আছেন বড় বড় ভাষণ দিচ্ছে, লজ্জা করে না? আজকে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। আগে একটা ট্রেন প্রতি 10 লাখ 6.5 লাখ নিতেন, 7.5 লাখ, এখন আবার সেটাকে 10 লাখ করে দিয়েছেন। लेकिन इस पर विपक्ष का आरोप है कि रेल मंत्रालय ने तो उनसे पूछा ही नहीं। कर्नाटक में भी हमको सहमति लेने में 3 दिन लगा, यूपी में सहमति लेने के लिए 3 दिन लगा, तो सहमति लेने में वहां दिक्कत हो रही है, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से असत्य बात बोल के, झूठ बोल के पूरे देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। जब संपूर्ण लॉकडाउन के कारण काम धंधे बंद हो गए तो मजदूरों के लिए शहरों में पेट भरना मुश्किल हो गया। तब रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाईं। इनमें 1 मई से 1300 स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। इनके जरिए अब तक 17 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है। पिछले 4 दिनों से रोजाना 2 लाख से ज्यादा लोगों को घर पहुंचाया जा रहा है, जबकि आने वाले दिनों में ये संख्या 3 लाख तक रोजाना जा सकती है। लेकिन जब शुरू में ट्रेन चली तो उसमें मजदूरों से ट्रेन टिकट का पैसा लेने पर हंगामा मचा। अब ट्रेन की डिमांड और सप्लाई को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। वैसे सवाल उन राज्यों पर भी है जहां ये मजदूर काम करते हैं। आखिर क्यों नहीं वहां की सरकारें अपनी पहल पर भी उन्हें भेजने की कोशिश करती हैं? आज तक ब्यूरो। आज से पूरे देश में लॉकडाउन 4 लागू हो गया। इसमें किस राज्य सरकार ने कितनी रियायत दी, ये दिखाने से पहले ये देख लीजिए कि आज हमारे देश में कोरोना के कितने मामले हो गए हैं। अगर पूरे देश भर की बात करें तो देश की स्थिति वाकई काफी खराब है। सबसे पहले देखिए, इस वक्त 96,169 कुल केसेस हैं देश भर में, जबकि मौत हो चुकी है 3,029 लोगों की। 36,824 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। 33,053 लोग यहां पर कोरोना से संक्रमित हैं। ठीक हुए 7,688 और 1,198 लोगों की अब तक मौत हुई। तमिलनाडु में 11,224 केस आए, ठीक हो गए 4,172, 78 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद यहां नंबर आता है गुजरात का। गुजरात में 11,379 केसेस आए, 4,499 ठीक हो गए हैं और गुजरात में 659 लोग ऐसे हैं जो कोरोना की भेंट चढ़ गए। दिल्ली ज्यादा प्रभावित राज्यों में से है। 10,054 केस अभी तक यहां पर आ चुके हैं। 4,485 अपने घर ठीक होकर लौट चुके हैं। 160 लोगों की मौत कोरोना से दिल्ली में हो चुकी है। राजस्थान में यह आंकड़ा 5,000 को पार करके 5,202 तक पहुंच चुका है, लेकिन ठीक होने वालों की तादाद भी 2,992 है। मौत 171 लोगों की हुई है। मध्य प्रदेश जो सबसे पहले आगे चल रहा था कोरोना के शुरुआती दौर में, अब 4,977 पर टिक गया है। 2,403 ठीक हो चुके हैं। 248 मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं। सुधर रहा है धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश में 4,259 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। 2,441 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। तो 104 लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, यानी कि उनकी मौत हो चुकी है। कल केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई, आज कई राज्य सरकारों की गाइडलाइंस आई। दिल्ली सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बाजार खुलेंगे, लेकिन ऑड इवन की तर्ज पर। शर्तों के साथ ऑटो, टैक्सी और बसेस भी चलेंगी। उद्योग धंधे भी काम करने लगेंगे, लेकिन दिल्ली में अभी मेट्रो बंद रहेगी। दिल्ली पर लगा लॉकडाउन का ताला अब खुलने लगा है। सोमवार को लॉकडाउन 4 का पहला दिन था। कायदे से तो रविवार की शाम ही लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देशों की सूची आ जानी चाहिए थी, लेकिन आई सोमवार की शाम को। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रियायतों का पिटारा खोला। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। टैक्सी, कैब्स ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। तो दिल्ली में जो कुछ खुल गया, एक नजर उस पर डाल लीजिए।
बाजार खुल गए हैं, लेकिन ऑड इवन की तर्ज पर। रेस्टोरेंट नहीं खुले, बल्कि वो चाहें तो होम डिलीवरी कर सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को खोलने की इजाजत मिल गई है। 2 पहिया वाहन में सिर्फ 1 और 4 पहिया वाहन में 2 लोग ही चल सकते हैं। बसें चलेंगी, लेकिन अधिकतम 20 यात्रियों के साथ। मैक्सी कैब में भी अधिकतम 5 यात्री चल सकते हैं। ई रिक्शा पर सिर्फ 1 सवारी बैठ सकता है। इंडस्ट्री और निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। जितने इंडस्ट्री है सारी इंडस्ट्री खोली जाएगी, लेकिन इनके टाइमिंग्स को थोड़ा सा स्टैगर कर दिया गया है भीड़ को रोकने के लिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू की जा रही हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में केवल दिल्ली में रहने वाले जो वर्कर्स हैं वही अलाउड होंगे। अभी बाजार खोलने के लिए ग्रीन कलर का बटन तो मुख्यमंत्री केजरीवाल पहले ही दबा रहे थे। सोमवार को दुकानें खुलने लगी, लेकिन नामचीन दुकानों पर अभी वो रौनक नहीं है। कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ, किसी तरह की कोई सर्विस नहीं है। सिर्फ यहाँ से ले जा सकते हैं या हमें ऑर्डर दें, हम होम डिलीवरी कराएंगे। तो देख सकते हैं कि करीब 2 महीने के बाद ये बंगाली स्वीट्स की दुकान खुली है। और खास बात यह है कि बंगाली मार्केट को कोरोना के मामले आने के बाद कुछ समय पहले सील भी किया गया था। आपने देख लिया कि क्या खुलेगा, अब ये जान लीजिए कि बंद क्या रहेगा। जिस मेट्रो सेवा को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो खुल जाएगी, वो बंद रहेगी। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थान बंद ही रहेंगे। दिल्ली में अभी सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर पर ताले लटके रहेंगे। सिनेमा घरों के पर्दों पर सन्नाटा रहेगा। थिएटर बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। कार पूलिंग की इजाजत बिल्कुल नहीं है। होटल से लेकर मॉल तक बंद रहेंगे। पार्क में भी जाने की इजाजत नहीं है। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर कंटेनमेंट जोन बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के। लॉकडाउन के धीरे धीरे 55 दिन हो गए, लेकिन देश के कई दूसरे हिस्सों की तरह दिल्ली में भी कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा। इसीलिए रियायतों के बीच बहुत सारी हिदायतें भी जारी की गई हैं। दिल्ली ने पहले ही कह दिया था कि वो केंद्र सरकार के हिसाब से चलेगी, तो आप ये भी जान लीजिए कि रविवार शाम केंद्र की तरफ से जारी दिशा निर्देश में क्या क्या खास था। सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। देश भर में होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। बस होम डिलीवरी की इजाजत है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल वगैरह बंद रहेंगे। सभी धार्मिक कार्यक्रम बंद होंगे। 2 राज्यों की रजामंदी से अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, कंटेनमेंट और बफर जोन का फैसला जिला प्रशासन करेगा। हालांकि केंद्र के साथ ही दिल्ली सरकार के दिशा निर्देशों में भी साफ है कि अगर खुले बाजार और दुकानों में भी सामाजिक दूरी और दूसरे तय कायदे कानूनों का उल्लंघन हुआ तो उन्हें तुरंत बंद करा दिया जाएगा। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। पंजाब से बंगाल और गुजरात से मध्य प्रदेश तक तमाम राज्य सरकारों ने अपने अपने यहाँ रियायत का ऐलान कर दिया। जहां कोरोना से निपटने की चुनौती बहुत बड़ी है, वहां भी बाजार खोलने को अब हरी झंडी मिल गई है। लॉकडाउन के इस चौथे चरण में क्या खुला रहेगा और क्या बंद, इसमें केंद्र से चला निर्देश अब राज्यों की मर्जी पर ज्यादा निर्भर करता है। अब जयपुर की इन तस्वीरों को देखिए। सरकार से आदेश मिला तो दुकानें खुल गईं, लेकिन मिठाई की दुकानें यूं ही पड़ी हैं। और रोजाना जैसे लॉकडाउन नहीं था तो हमारे यहाँ से रोजाना की हजारों कचौरियां दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या आउट ऑफ कंट्री जहाँ जयपुर से फ्लाइट है वहाँ जाती थी और लोग पसंद भी खूब करते थे। फिर भी गवर्नमेंट का धन्यवाद है जो थोड़ा बहुत चालू किया है। हमारे शौकीन लोग हैं जो कचौरी के आते हैं, ले जाते हैं, फोन भी कर रहे हैं और हम लोग सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रख रहे हैं। वैसे ही होम डिलीवरी वाले लड़के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई सामान नहीं मंगवा रहा। जबकि लॉकडाउन 4 में राजस्थान में रेड जोन और कर्फ्यू वाले इलाकों को छोड़ बाकी जगह दुकानें खोली जा सकती हैं। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, कपड़े से गाड़ियों तक की दुकानें खोली गई हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक वगैरह भी अपनी दुकान खोल सकते हैं। रेड जोन में भी निजी और सरकारी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन 50% से ज्यादा कर्मचारी नहीं रहेंगे।
सबसे बड़ा ऐलान तो ये है कि रेड जोन में भी सैलून और ब्यूटी पार्लर खुल जाएंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल अभी बंद ही रहने वाले हैं। दुकान पे भी जो दुकानदार है मास्क लगा के बैठना पड़ेगा उसको, और उसको ही सामान बेच पाएगा जो मास्क लगा के आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, 5 लोग ज्यादा दुकान पे नहीं आ पाएंगे इस हाथ के अंदर। तो जो नॉर्म्स है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, उसको फॉलो कराते हुए हम लोग ये छूट देने जा रहे हैं। केंद्र के बाद तमाम राज्य अपनी अपनी गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 मई से पश्चिम बंगाल में सारे बड़े स्टोर्स खुल जाएंगे। 21 मई से ही एक से दूसरे जिले में बसें चलने लगेंगी। 27 मई से 2 सवारी की शर्तों के साथ ऑटो रिक्शा चलेंगे। सैलून और पार्लर अच्छी तरह सैनिटाइजेशन के बाद खुलेंगे। सरकारी और निजी दफ्तर एक दिन छोड़कर खुलेंगे और अब रात में कर्फ्यू नहीं लागू होगा। বড় দোকানগুলো খুলে যাবে সব 21 তারিখ থেকে, বড় মাঝারি ছোট। আর হকার্স, যেগুলো হকারদের মার্কেট আছে বা হকার্সরা যেখানে বসে, সেখানে পুলিশ আর কলকাতা কর্পোরেশন, হাওড়া কর্পোরেশন এগুলো কথা বলে একটা প্ল্যান এরা ঠিক করবে। पंजाब और हरियाणा ने भी नई गाइडलाइंस जारी की हैं। पंजाब की बात करें तो लॉकडाउन जारी रहेगा मगर कर्फ्यू नहीं। बसों से एक जिले से दूसरे जिले में लोग जा सकते हैं। दफ्तरों और बाजारों में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर सैलून और खाने पीने की दुकानें खुल जाएंगी। वहीं हरियाणा की बात करें तो कंटेनमेंट जोन के बाहर सारे बाजार खुल जाएंगे। मंगलवार से दूसरे राज्यों के लिए भी बसें चलने लगेंगी। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज भी हैं और वहां पर मरने वालों की संख्या भी दूसरे नंबर पर है। लेकिन बाजार का जिस तरह भट्टा बैठा है, उसमें गुजरात सरकार ने तय किया है कि रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। लेकिन बाजार खोल दिए गए हैं। उनमें मॉल, कपड़े और लग्जरी सुविधाओं की दुकानें बंद रहेंगी। ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलने लगेंगे। वैसे ही बस भी आगे चलाई जा सकती है। गैर कंटेनमेंट एरिया में इंडस्ट्री शुरू करने का भी फैसला हो चुका है। બધા કલેક્ટર, મ્યુનિસિપલ કમિશનરો, ડીડીઓ બધા સાથે બેસીને પોતપોતાના વિસ્તારના કન્ટેનમેન્ટ ઝોન એ રાજ્ય સરકારમાં સુપ્રત કરશે અને રાજ્ય સરકાર એને આવતીકાલે ફાઇનલાઇઝ કરશે। देश के सबसे बड़े महानगर मुंबई में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है तो राज्य के मामले में महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने पहले से ही 31 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। नई गाइडलाइंस आने तक वहां पिछली गाइडलाइन का ही पालन करना होगा, यानी प्राइवेट दफ्तर में कर्मचारियों की सीमित संख्या के साथ काम होंगे। लेकिन कंटेनमेंट और रेड जोन में सरकार कोई मुरव्वत नहीं करेगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में उद्योग धंधे खुलने के आसार हैं। ऑरेंज और ग्रीन जोन में हर तरह की दुकानें खुल सकती हैं, जबकि रेड जोन में दवाइयों और राशन के अलावा बाकी चीजों पर पाबंदी लगी रह सकती है। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, रेड मध्ये सुद्धा कंटेनमेंट एरिया हे असे जे काही आपण विभाग केलेले आहेत। ग्रीन झोन मध्ये आपण हळूवारपणाने जवळपास सगळं काही उघडायला परवानगी दिलेली आहे, ती अजूनही देत आहोत। आणखीनही तिथले निर्बंध हे येत्या काही काळामध्ये आपण आणखीन शिथिल करतो आहोत। ऑरेंज झोन मध्ये सुद्धा ही शिथिलता आणलेली आहे। केंद्र और राज्यों के दिशा निर्देश से साफ है कि लॉकडाउन तो चलेगा, लेकिन उसके समानांतर काम धंधे भी पटरी पर लाने की कोशिश चलेगी। आज तक ब्यूरो। एक तरफ हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ एक चक्रवाती तूफान का खतरा भी है। अम्फान चक्रवाती सुपर साइक्लोन में बदल चुका है, जिसके कल सुबह या दिन में आने की संभावना है। इसमें हवा की गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इसका खतरा पश्चिम बंगाल और ओडिशा पर है। इसके लिए एनडीआरएफ ने जरूरी तैयारियां कर ली हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात अम्फान अब भीषण उफान पर है। इस कदर कि वो सुपर साइक्लोन में बदल चुका है। वो तेज रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय और एनडीएमए के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की सुपर साइक्लोन से निपटने की तैयारियों पर। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हालात की गंभीरता को देखते हुए गृह सचिव ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों से बात की। हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 13 टीमें पहले से तैनात कर दी गई हैं। 4 टीम पहुंचने वाली हैं, जबकि 4 टीम को तैयार करके रखा गया है। साथ ही आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है।
पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार से कहा गया है कि वो तटीय इलाकों से लोगों को बाहर निकालें। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता पर ज्यादा खतरा दिखता है। वहीं ओडिशा में जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों में खतरे के चक्रवात ज्यादा मंडरा रहे हैं। इसको देखते हुए केंद्रपाड़ा में जरूरी इंतजाम किए जाने लगे हैं। निश्चित रूप से अगर 195 किलोमीटर प्रति घंटे हवा चलेगी तो इसका डैमेज पोटेंशियल सफिशिएंट होगा, और जो कि उसूल है डिजास्टर में तैयारी का, किसी भी अगर आपदा की तैयारी की जाए तो तैयारी जो है वर्स्ट के सिनारियो को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो उसी अनुरूप तैयारी करनी चाहिए और उसी अनुरूप तैयारी एनडीआरएफ ने अपनी तरफ से की है। ऐसी आशंका है कि अगले 24 घंटे में अम्फान का कहर टूट सकता है। समय कम है, इसलिए प्रशासन कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।